हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलैरेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के विषय में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है और ये आपकी यूनिट नंबर 9 का टॉपिक है, यानी इतिहास का टॉपिक है। दोस्तों वैसे तो अपने सारा सिलेबस कर चुके थे, जो नए टॉपिक हैं उनको अभी हम पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने प्रजामंडलीय आंदोलन के विषय में बात की थी, आज अपने इस जनजातीय आंदोलन के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों पिछला सिलेबस अपना, पिछली सारी यूनिट लगभग अपनी हो चुकी है और ये 10वीं यूनिट भी आपके साथ साथ ही चल रही है। इसके अलावा बीमा वाली और ये जो आगे की यूनिट है वो ये अपनी हो चुकी है और इन क्लासेस के पीडीएफ भी आपको रेगुलर अवेलेबल हो रही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक इसको ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों किसी प्रकार की कमी हो या किसी सुधार की आवश्यकता हो तो, क्योंकि क्लासेस आपके लिए हैं। दोस्तों टेलीग्राम पर आपको ये सारी की सारी वीडियो लेक्चर की सूचनाएं भी मिलती हैं और साथ ही साथ इनकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलती है। रीड के लिए एक वहां पर डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है जहां पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, अपनी बातें जो भी कोई समस्या है वो वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा समझ लेते हैं राजस्थान में भील आंदोलन को, किस प्रकार से ये आंदोलन होता है, क्या इसके कारण रहे, कौन कौन सी इसकी मुख्य घटनाएं थी और कौन कौन सी इसकी वो बातें हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में जनजाति आंदोलन के विषय में तो हमें 2 आंदोलन पढ़ने होंगे। कौन कौन से? एक तो भील का और एक मीणा जाति का। ये 2 जनजातियां हैं, वैसे भी ये राजस्थान की बड़ी जनजातियां हैं दोस्तों, और इन्हीं जनजातियों के द्वारा आंदोलन होते हैं जिनको हमें समझना और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोमट का भील आंदोलन के विषय में। अब सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही है कि भोमट क्षेत्र कौन सा था। तो मेवाड़ राज्य का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र था वही भोमट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोमट क्या है, भोमट किस लिए जाना जाता है। तो भोमट एक मेवाड़ का ही क्षेत्र है जहां पर भीलों का आंदोलन हुआ और भीलों का क्षेत्र विशेषतः माना जाता है। अब हम कहें कि भील कहाँ कहाँ रहा करते थे, उस समय की बात अपने कर रहे हैं। तो भील जनजाति जो है वो दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे राज्यों में रहा करती थी, वहां पर बहुतायत में थी और एक प्रकार की लड़ाकी जनजातियां अपने कह सकते थे। अब देखिएगा दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन होता है जब जो सत्ता थी वो कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश सरकार के हाथ में आती है और यहीं से थोड़ी समस्याएं भी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ जो समस्या सबसे पहले आती है कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में जैसे ही सत्ता आई तो उसने आते ही ब्रिटिश भारत, और चूंकि वो देशी रियासतों पर भी कब्जा करती जा रही थी तो उनके लिए अनेक प्रकार के सुधार लागू किए दोस्तों। अब दोस्तों सुधार लागू किए, लेकिन वो अपनी परंपराओं में ढले हुए एक क्रम से चल रहे थे। वो सुधार उन्हें, जो जनजातियां थी, उन्हें अपने लिए समस्याएं लगने लगी, जिसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई थी दोस्तों। तो ये जो सुधार लागू हुए ये भीलों की परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाने वाले थे, यानी इनसे जो भीलों के परंपरागत जो भी रीति रिवाज थे, जो उनके अधिकार थे परंपरागत, उनके ऊपर रोक लग गई। और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा जब कंपनी के साथ में संधि हुई, और संधि होने का बिलों पर प्रतिकूल असर ये पड़ा कि धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार का जो अधिकार है वो रियासतों पर होना स्टार्ट हो गया। और इसके बाद में जो हुआ उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1818 की संधि। 1818 की संधि के बाद में देखिए क्या हुआ, देशी सेनाएं जो थी वो हमारी भंग कर दी गई। देशी सेनाएं भंग होने से ये हुआ कि भील जो थे वो मेवाड़ राज्य और जो भी जागीरदार हुआ करते थे उसके नियमित और अनियमित सेना के रूप में कार्य किया करते थे। ये एक प्रकार से उसके सैन्य दल हुआ करते थे, चाहे वो वहाँ की सत्ता हो, चाहे वो वहाँ की रियासतें हों, चाहे वहाँ के जागीरदार या फिर जमींदार हों। दोनों सेनाएं भंग हो गई तो फिर भंग किए जाने के बाद में एक तरह से वो क्या हो गई, बेरोजगार हो गई दोस्तों। दूसरी बात ये हुई कि देखिएगा दोस्तों, संधि होने के बाद में मेवाड़ का आंतरिक जो प्रशासन है वो अंग्रेजों के हाथ में आया और ब्रिटिश सरकार ने इसको संभालने के लिए अपने हाथों में लिया। और जो एक रेजिडेंट के रूप में आते हैं कर्नल जेम्स टोड, नाम आपने अच्छे से सुना होगा। टोड जब आते हैं तो वो भीलों को भी अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, जो उनको नागवारा गुजरता है। इसी के साथ साथ देखिएगा ये भी नाम आपने सुन रखा होगा, गमेती।
गमेती कौन होते थे? भीलों के सरदार, भीलों के मुखिया जो होते हैं उन्हें गमेती कहा करते हैं। उनको टैक्स मिला करता था। उन्हें दो प्रकार के टैक्स मिलते थे, एक तो था रुखाली और एक था भोलाई। इसको भोलाई कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये जो इनको टैक्स मिलते थे, जो रुखाली था वो किसी भी गांव की चौकीदारी के लिए मिलता था, और जो आपका भोलाई है वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिलता था। तो दो प्रकार के टैक्स इनको मिलते थे गांव से। अब इनके इस टैक्स लेने के अधिकार को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इस कारण से भील जो क्या है, इन कारणों से भीलों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भीलों का जो विद्रोह हुआ उसमें मुख्य कारण कौन से थे। आपसे पूछा जाए तो कि निम्न में से कौन सा कारण था या नहीं था, तो आप इन कारणों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, जो भीलों का आंदोलन होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है दौलजी खिची का, क्योंकि प्रारंभिक जो आंदोलन हुआ, यहाँ दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के विषय में, कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई उनके विषय में, कौन सी उनकी डिमांड थी, पूरी हुई या नहीं हुई। ये सारे प्रश्न आपसे इस टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो नेतृत्व था वो दौलजी खिची का था, और ये भीलों में दोला काका के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, काका हम घर में किसी प्यारे व्यक्ति को ही कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द। तो ये वास्तव में थे जवास के एक ठाकुर हुआ करते थे दोस्तों, और ये भीलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे कि भील इन्हें देवता तक मानते थे, देवता की तरह पूजते थे दोस्तों। तो भील इन्हीं के अनुसार चलते थे, और इन्हीं के अनुसार जो है, इन्हीं के नेतृत्व में पहला आंदोलन होता है। अब हुआ ये 1823 की घटना को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भोमट क्षेत्र में, देखिए जब भी आंदोलन होगा तो दमन भी होगा। पहला प्रयास सरकार के द्वारा दमन का होता है, नहीं होता तो फिर कुछ शर्तों पे संधि होती है, फिर आगे से आगे ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि इस आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजी सेना को भेजा गया, लेकिन भीलों ने इसका डटकर मुकाबला किया। और किसके नेतृत्व में? दोला काका, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, दोला काका के नेतृत्व में जो भील है वो अंग्रेजी सेना का डट करके मुकाबला करते हैं दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, इसके बाद में भीलों को दबाने के लिए, ताकि इनको दबा करके रखा जा सके, इसलिए 14 पुलिस थानों की स्थापना की जाती है भोमट क्षेत्र में। कहाँ पर की गई? 14 पुलिस थानों की स्थापना भोमट क्षेत्र में की जाती है। भीलों को ये बात समझ में आ जाती है कि इसके बाद में क्या होने वाला है। तो ये 14 के 14 पुलिस थानों पर एक ही रात में दोला काका के नेतृत्व में हमला किया जाता है दोस्तों। तो जैसे ही हमला किया जाता है तो वहाँ के अंग्रेजी सैनिक हार कर भाग खड़े होते हैं, और अंत में जो दोला काका है उसके साथ में अंग्रेजों को संधि ही करनी पड़ती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भीलों का अगर किसी प्रथम विस्फोट की बात करें, प्रथम आंदोलन की बात करें, तो वो दोला काका के नेतृत्व में हुआ था। उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहला नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ? दोला काका के नेतृत्व में। इनका मूल नाम क्या था? दौलजी खिची थे। ये एक ठाकुर थे जिन्हें भील लोग जो है वो देवता की तरह पूजते थे दोस्तों। अब इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ये माना जाता था कि भील और ग्रासिया जो है वो किस प्रकार की जाति है? उपद्रवी जनजाति है दोस्तों। तो इन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया जाता है। किसका गठन किया दोस्तों? मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। क्यों किया गया? भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए ही इनका गठन किया गया, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो खेरवाड़ा को बनाया गया था दोस्तों। किसको बनाया गया था? खेरवाड़ा को इसका मुख्यालय बनाया गया। और ये जो भील कोर थी एक सहायक पॉलिटिकल एजेंट के अधीन रखी गई थी दोस्तों। किसके अधीन रखी गई? एक सहायक पॉलिटिकल जो था एजेंट था उसके अधीन रखा गया मेवाड़ भील कोर को। किसके लिए इसका निर्माण किया गया था? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भीलों पर नियंत्रण रखा जा सके इसलिए दोस्तों। अब इसके बाद में देखिएगा, इसका जो नेतृत्व दिया गया या इस सेना का जो मुखिया बनाया गया वो भी दोला काका को बनाया गया, अब बना दिया गया। लेकिन इसके बाद में जो भीलों का राजनीतिक जनमत था वो दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में बंट गए। इनमें से एक तो हुआ ब्रिटिश सरकार का समर्थक और दूसरा रहा मेवाड़ सरकार का समर्थक। इस प्रकार से यहाँ पर दो हिस्से इसके हो जाते हैं। किसके बाद में? जैसे ही मेवाड़ भील कोर बनती है उसके बाद में।
इसके बाद में दोस्तों देखिएगा भीलों के अंदर कुछ धर्म सुधारक और समाज सुधारक भी हुए, जिनके अंदर सूरजी भगत और गोविंद गुरु के नाम जो है वो काफ़ी उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक तो हमें ये समझना होगा कि जो उस समय जो भील हुआ करते थे वो कैसे थे, निर्धन थे। निर्धन होने के साथ साथ देखिएगा वो अशिक्षित भी थे, ये भी समस्या थी, और साथ ही साथ वो क्या हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी व्यक्ति भी हुआ करते थे। वो सारे के सारे रूढ़िवादी थे, और इसी कारण से उनके समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी प्रचलन में थी। जैसे कि हम कहें बाल विवाह था, बहु विवाह था, पर्दा प्रथा थी, अशिक्षा थी, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी। और एक और बड़ी कुरीति इनके पास में थी, वो थी मद्यपान के भी ये बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे दोस्तों। और इनको अपनी इस परंपरागत जो जीवन पद्धति थी उससे बहुत ज़्यादा लगाव था, जिसमें वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब कब तक नहीं कहते थे, जब तक देखिएगा इनका कोई पटेल या फिर जो गमेती है वो उसमें परिवर्तन की बात न कहे, वो उसका देखिए विरोध न करे, तब तक जो है वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते दोस्तों। वैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके चारों तरफ एक कंफर्ट जोन होती है जिसमें वो रह रहा है। उस कंफर्ट जोन को तोड़ा जाए, चाहे वो उसके हित में ही क्यों ना हो, उसको देखिए नागवारा ही गुजरता है। बहुत से लोग तो इसी कारण उसी स्थान पर रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। तो परिवर्तन का अगर ये पटेल और गमेती परिवर्तन का विरोध करते तो निश्चय ही जो था इनके द्वारा विरोध भी किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा जो एक बड़ी घटना होती थी, बड़ी घटना जो ही वो ये थी 1881 की। यहाँ देखिएगा पटेल और गमेती अगर कहते तो फिर हो जाता, लेकिन अगर इनके नेता किसी बात का विरोध करते तो भील भी निश्चित रूप से उसका विरोध करने वाले ही थे। ऐसा हुआ 1881 के जो अपनी बात कर रहे थे उसके अंदर मेवाड़ सरकार ने कुछ प्रशासनिक और सामाजिक सुधार लागू किए, तो भी इनका विरोध जो है वो उन भीलों के द्वारा बहुत जोश खरोश के साथ में किया जाता है। और ये जो आधुनिक सुधार होते थे, यहाँ इस बात को भी याद रखिएगा, जो भी आधुनिक सुधार हुआ करते थे वो मूल रूप से इनके जो परंपरागत जीवन पद्धति है उसको बदलने वाले ही हुआ करते थे। तो इसलिए विरोध होना भी क्या था, स्वाभाविक ही था। इसी के साथ साथ एक और बात हमें समझ लेनी है कि अंग्रेजों का भी ये फेवरेट स्थल था दोस्तों। क्यों था? क्योंकि ईसाई मिशनरी जो थी उनको जनजातीय क्षेत्र को धर्म परिवर्तन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते थे कि यहाँ पर बड़ा आसान है। भील जनजातियों का अत्यधिक महत्व था अंग्रेजों के लिए, इसीलिए भी उनके द्वारा जो है काफ़ी सुधारों की बात हुई जो धीरे धीरे उनके लिए विरोध का कारण भी बनती है। फिर उसके बाद में देखिएगा दोस्तों 19वीं शताब्दी की बात करें तो धीरे धीरे बिलों में कुछ सुधार भी होता जा रहा था। जैसे बहुत सी कुरीतियां समाप्त हो रही थी। जैसे डायन जो होता था, डायन किसी को कह करके उसको पत्थरों से पीट पीट करके मार दिया जाता था, तो धीरे धीरे उनमें सुधार भी आता चला जा रहा था। इनमें से देखिएगा सूरजी भगत की बात करें तो ये धार्मिक और सामाजिक सुधारों का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था। और दोस्तों ये जो था वो बिलों को हिंदू धर्म की परिधि में ही रखना चाहता था, क्योंकि इसको ये डर था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अन्य जो ईसाई मिशनरियां हैं वो बिलों को अपने धर्म में ले जाएंगी। तो एक प्रकार से धर्म रक्षार्थ के लिए भी इनमें सुधार किया गया और इनका साथ भी दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ आगे हम बात करें तो राजस्थान में बागड़ प्रदेश के बिलों के प्रथम उद्धारक जो हैं वो गोविंद गिरी को माना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। सारी डिटेल में अभी हम देखने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भीलों के प्रथम उद्धारक या गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया तो भगत आंदोलन, या आपसे पूछा जाए भगत आंदोलन किसने चलाया तो गोविंद गिरी ने चलाया था दोस्तों। किससे संबंधित था? भीलों से संबंधित था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 19वीं सदी के अंदर मावजी और सुरजी नामक संतों ने भी इस प्रकार के आंदोलन चलाए थे दोस्तों। 1910 में भीलों के उद्धार के लिए लासड़िया आंदोलन भी चलाया गया था दोस्तों। तो लासड़ी आंदोलन का संबंध किससे है? बिलों के उद्धार से है। 1910 का ये आंदोलन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं गोविंद गुरु के विषय में, जहां से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिएगा दोस्तों, पहली बात कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1858 ईस्वी को माना जाता है। ऐतिहासिक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो तनाव मत लीजिएगा दोस्तों। डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। अब देखिएगा, ये जो व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती से उदयपुर में मिलते हैं। उसके बाद में उनमें थोड़ी प्रेरणा जागृत होती है कि जनजातियों की सेवा इनको करनी
चाहिए दोस्तों। स्वामी जी के विचारों और उपदेशों से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वो 23 वर्ष की आयु में ही लोक सेवा की दीक्षा ले लेते हैं। दूसरी ओर एक और कारण भी था कि इनकी पत्नी और पुत्र का निधन हो गया। उसके बाद में पारिवारिक ये जो आपदा आती है, विपदा आती है, उसके आघात के कारण भी वो संसार से विमुक्त हो गए थे और आध्यात्म की तरफ जा रहे थे दोस्तों। तो 2-3 कारण हम इसमें कह सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा वो 10 नामी संप्रदाय के अंदर क्या होते हैं, दीक्षित होते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। जब इस समय उन्होंने ये देखा कि भीलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो उनसे बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं, संगठित करके उनको उनका उत्थान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बांसिया गांव में अपनी द्रोणी और निशान को स्थापित करते हैं और भीलों को जो है आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो उन्होंने पहला काम जो किया, उनको संगठित करने का और आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो हमने देखा किस प्रकार से जो थे गोविंद गुरु जो हैं वो एक प्रकार से सन्यासी बनते हैं और भीलों की तरफ इनका झुकाव होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों ये जो शासक थे, सामंत थे, वो जो भीलों पर अत्याचार और शोषण कर रहे थे, उनके विरुद्ध भीलों को संगठित करने के लिए और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 1883 के अंदर ये संप सभा की स्थापना करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाए संप सभा की स्थापना की गई थी 1883 में, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी, भीलों को संगठित करने के लिए और उनमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। 2 कारणों से इनके लिए ये किया गया था दोस्तों। और साथ ही साथ जिससे जो भीलों पर अत्याचार हो रहे हैं और शोषण हो रहे हैं उनके विरुद्ध उनको संगठित किया जा सके। अब देखिएगा दोस्तों, संप जो शब्द है वो किस भाषा का है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रेम, बंधुत्व, मेल मिलाप और पारस्परिक एकता। ये संप शब्द का अर्थ होता है, लेकिन इसका अन्य अर्थ जो है अपने वैभव और ऐश्वर्य के रूप में भी लेकर के चलते हैं। तो काफी व्यापक शब्द है, कई अर्थ यहाँ पर इसके निकलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में जो हुआ, वहां पर देखिएगा जो निर्धारित नियमों का पालन करने वाले लोग थे। निर्धारित नियम कौन से, जो गोविंद गुरु के द्वारा बनाए गए थे दोस्तों। गोविंद गुरु ने जो आध्यात्मिक शिक्षाएं दी और जो नियम बनाए, उनके नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को भक्त की संज्ञा दी गई और इसीलिए इसे भक्त आंदोलन भी कहा जाता है। और इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन जो है वो भक्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उनका लक्ष्य था भीलों को संगठित करना और उनको इस संगठन की शक्ति का आभास करवाना दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। संप सभाओं के माध्यम से मेवाड़, ईडर, डूंगरपुर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों और ग्रासियों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना ये जागृत करते हैं। बहुत प्रेरणादायक विचार इनके हुआ करते थे दोस्तों। इन्होंने जो देखिए नियम कहे या मुख्य बातें थी इनके, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि शराब और मांस का क्या होना चाहिए, निषेध होना चाहिए, यानी आपको शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना है, स्थानीय वस्तुओं का ही प्रयोग करना है जो आपके आसपास मिलती हैं। अपनी स्वयं की पंचायतों की स्थापना आपको करनी है और बेगार नहीं करनी है दोस्तों। साथ ही साथ ये कहा गया कि बेगार भी नहीं करनी है दोस्तों। अब क्या हुआ कि भीलों की ये जो एकता बढ़ने लगी और संप सभाओं का जो प्रचार होने लगा, इससे सामंत और जो शासक थे वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो पड़े दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों होता है एक बहुत बड़ा कांड जिसे हम कहते हैं मानगढ़ कांड। कौन सा कांड आता है दोस्तों, मानगढ़ कांड। ये आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। हुआ ऐसे कि संप सभा का जो पहला अधिवेशन है वो 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था दोस्तों, भूखिया ग्राम के नजदीक। कहाँ हुआ था, भूखिया गांव के नजदीक जो है पहला सम्मेलन होता है, पहला अधिवेशन होता है। उसके बाद में ये जो है हर वर्ष वहीं पर होना शुरू हो जाता है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को इसी पहाड़ी पर होने वाला शुरू हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता था कि प्रत्येक गांव का सरपंच अपने क्षेत्र की प्रगति या हम कहें कि प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर के आता था और वो गोविंद गुरु को सुनाता था भी। अब इस बात को समझ लीजिएगा कि संप सभा का जो अधिवेशन होता था इसका महत्व क्या था। मतलब हर साल होता था, हर गांव का जो सरपंच होता था वो अपने साथ में गांव में क्या प्रोग्रेस हुई वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर के आता था। और इस दिन होता ये था कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात से वहां से बहुत सारे भील लोग आते थे और यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे। लगभग 1.5 लाख से भी अधिक भील यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे।
इनके मुख्य जो शिष्य हुआ करते थे वो थे पुंजा, धीरा और कुरियारीत। इन ये जब आग्रह करते थे तो ये सभी को जो है उपदेश भी दिया करते थे। और इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, संत सभा के भक्त आंदोलन के कारण ही हर घर में धूनी लगने लगी। प्रतिदिन धूनी में, हवन कुंड में घी, खोपरा, होम, ये सारा कार्य उनके द्वारा किया जाता था। इसी के साथ साथ गोविंद गुरु का जो सुधार आंदोलन था उसी के प्रभाव के कारण आदिवासियों ने शराब पीना छोड़ा, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आपसी जो झगड़े हुआ करते थे वो पंचायत में निपटाने शुरू कर दिए और गैर वाजिब जो टैक्स हुआ करते थे उनको देना बंद कर दिया। साथ ही साथ जो इनकी डिमांड थी कि स्वदेशी को अपनाओ यानी स्थानीय चीजों को अपनाओ, वो अपनाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ अब देखिएगा हुआ ये कि इसके साथ साथ समानांतर सरकारें भी चलनी शुरू हो गई। गोविंद गुरु के साथ साथ ही समानांतर सरकारें बनी, तो इसलिए अंग्रेज अधिकारी और ईसाई मिशनरी जो थे उनका विरोध होना स्वाभाविक था। वो गोविंद गिरी का विरोध करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए इन्होंने गोविंद गुरु के आंदोलन को कुचलने का निश्चय किया। और किस प्रकार से कुचला गया आप उसको देख सकते हैं। कुचलना तो फिर गोली और लाठी से ही होता है दोस्तों। तो यहाँ जो हुआ घटना है 17 नवंबर 1913 की। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। मानगढ़ पहाड़ी पर संत सभा का सम्मेलन हो रहा था। यहाँ पर खेरवाड़ा, छावनी, बड़ौदा, गोधरा और अहमदाबाद की सेनाएं आती हैं। उनकी सहायता से मेवाड़ दरबार की जो सेना है वो भीलों पर गोलाबारी करती है और इसमें 1500 भील के लगभग मारे जाते हैं। हो सकता है आंकड़ा किसी पुस्तक में आपको कोई और पढ़ने को मिल जाए, लेकिन इसी के आसपास एक अपनी आंकड़ा मान करके चलते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ इसी कांड को अपने मानगढ़ कांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया और उन्हें अहमदाबाद की जेल में भेज दिया जाता है। संतरामपुर जो था स्थान था उसके पास में गोठरा गांव के थानेदार की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों देखिए किस प्रकार से दमन हो रहा है, आप समझ सकते हैं। और लेकिन उनको जो है फांसी की सजा होती नहीं, थोड़ी सी तरस ही कह सकते हैं अपने संतरामपुर की रानी को आती है और 20 वर्ष की सजा में, इस फांसी की सजा को 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों। बाद में 10 वर्ष और बाद में इसको घटा करके 10 वर्ष हुआ करता है। और अंग्रेजों की जर्मनी के साथ संधि होती है, उसके कारण गोविंद गुरु को भी क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ से निकल करके वो गुजरात के कुंभोई गांव में आते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर उनकी मृत्यु के पश्चात यहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया और यहीं पर इनकी धूनी भी स्थापित की गई है। हर साल यहाँ पर इनका मेला भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से बागड़ के भील जो थे उनकी आदिवासियों की एक प्रकार से रोक लग गई, जो इनका जो आंदोलन चल रहा था। तो एक देखिए बड़े नेता का किस प्रकार से यहाँ पर अंत हो गया दोस्तों। नेता, समाज सुधारक, सभी कार्य इनके द्वारा किए गए थे दोस्तों। तो गोविंद गुरु ने जो डिमांड रखी थी उनको संपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों पर आंशिक तौर पर तो लागू कर दिया गया और ये एक उपलब्धि भी थी उस समय की। और सदियों पुराना जो अंधकार में भील लोग रह रहे थे उनको एक नए सवेरे में लाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। मोतीलाल तेजावत आते हैं। इसके बाद में जो बड़े नेता हैं वो आ गए हमारे मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने क्या किया, क्योंकि बाद में जो एक बड़े नेतृत्व करता है वो यही आते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ वो 1887 में मेवाड़ रियासत के फलासिया तहसील के कोलियारी गांव में एक ओसवाल परिवार में होता है। 1921 में इन्होंने भीलों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि उन पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके। उन्होंने भीलों को लगान और बेगार न देने के लिए कहा, जिस पर डूंगरपुर के महारावल ने उन्हें अपने राज्य में बेगार समाप्त कर दी। अब देखिए एक प्रकार से ये अपनी उनकी सफलता ही कह सकते हैं। भील और जब ये देखते हैं कि भील और ग्रासियों की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय स्थिति है, बहुत ही वो लोग देखिए दुखी हैं, तो इसलिए ये प्रयास करते हैं और 1921 में भीलों को संगठित करते हैं ताकि जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके। और ये कहते हैं कि आपको बेगार और लगान अब नहीं देना है। तो इनके इस प्रयास से जो राज्य में बेगार है वो क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है दोस्तों।
और इसी के साथ साथ मेवाड़ के महाराणा ने भी खालसा क्षेत्र के अंदर भीलों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, लेकिन होता क्या है, जागीरदारों ने अपने क्षेत्रों में भीलों को कुछ भी सुविधाएं प्रदान नहीं की। इसीलिए क्या होता है कि जो जागीरी क्षेत्र के जो भील थे वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें एक आंदोलन का विशेषतः नाम आता है जिसमें हम कहते हैं एकी आंदोलन। वो कहाँ से शुरू होता है उसकी बात करते हैं। तो मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मातृकुंडिया का नाम आपने सुना होगा, मातृकुंडिया पर जाकर राज्य के जुल्म के विरुद्ध एकी आंदोलन 1920 में शुरू किया। तो कौन सा आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया? एक ही आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए एक ही आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। यही क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब मातृकुंडिया में क्या होता था, प्रति वर्ष बैसाख पूर्णिमा को मेला भरता था, जहां किसान भी बहुत मात्रा में आते थे, बहुत किसान आते थे और किसानों का भी आंदोलन था। किसान भी उस समय साथ साथ ही चल रहे थे। तो तेजावत जो है उनमें भी उत्साह और क्रांति की भावना को भरते हैं और एकता की भावना को जगाते हैं, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ही आंदोलन का जो उद्देश्य था वो आदिवासी भीलों और किसानों में पूर्ण एकता को स्थापित करना था, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें, लड़ सकें। दोस्तों, एक ही आंदोलन जो था महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन की अवधारणा पर आधारित था, उसी के अनुरूप था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका बेस क्या था, तो महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन ही था। दोस्तों, एक ही आंदोलन में सर्वप्रथम जो हुआ, पास के ही 5 गांवों में इस आंदोलन को शुरू किया गया। 5 गांव थे, उनको इस रूप में देखिए लिया गया और वहां के 5 प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया गया, जिनमें थे बाला लुहार, नीलाशंकर ब्राह्मण, किशन जोशी, लच्छीराम साधु और अम्बावा कुम्हार। ये सारे आते हैं और भगवान की मूर्ति को हाथ लगा करके शपथ लेकर के एक साथ रहने का ये व्रत लिया करते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से एक ही आंदोलन प्रारंभ होता है और आगे से आगे चलता रहता है। 1921 की बात करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी एवं अमावस्या को एक बैठक का आयोजन होता है। अब देखिए, उसके बाद में एक चीज हमें यहाँ पर और समझ लेनी चाहिए कि किस प्रकार से ये फैलता है। दोस्तों, तो देखिए, 42 पंचों का एक दल इनके द्वारा बनाया गया था। 42 प्रतिनिधि जो थे वो जो थे आंदोलन की प्रगति के बारे में इनको जानकारी देते हैं और उन्हीं जानकारी के आधार पर देखिए ये एक पुस्तक लिखते हैं, एक देखिए रचना लिखते हैं जिसका नाम आता है मेवाड़ की पुकार। किसानों और आदिवासियों का जो दुख दर्द था, उन सारी व्यथाओं को इस पुस्तिका में लिखा जाता है और मेवाड़ पुस्तिका इस प्रकार से तैयार होती है, जिसका नाम था मेवाड़ की पुकार। इसे हालांकि महाराणा को देने का कार्यक्रम था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो थे उनके कारण वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। और इसके बाद में देखिए एक हत्याकांड होता है जिसे हम कहते हैं पाल छितरिया गांव का हत्याकांड। तो आपको यहाँ बस ये याद रखना है कि मोतीलाल तेजावत ने क्या लिखे थे, मेवाड़ की पुकार लिखे थे। इसमें क्या था, मेवाड़ के भील और जो किसान थे उनकी व्यथाओं का वर्णन किया गया था, जिसे मेवाड़ के शासक को देने का विचार था कि उनको दिया जाएगा। दोस्तों, अब इसके बाद में दोस्तों पाल छितरिया गांव का हत्याकांड है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं अपने। 5 से 6 मई 1922 की बात है कि राजपूताना एजीजी के सचिव मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में रियासत की सैनिक टुकड़ी ने सिरोही राज्य में रोहिड़ा तहसील के बालोलिया और भूला, ये 2 गांव हैं दोस्तों, कौन से हैं, बालोलिया और भूला गांव को ये घेर लेते हैं, जो कि है सिरोही राज्य में। अब यहाँ पर गोलियां चलती हैं, दोनों गांवों को आग लगा दी जाती है, जिसमें अनेक साधु जो हैं वो जल करके समाप्त हो जाते हैं, अनेक आदिवासी मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ा जघन्य हत्याकांड होता है दोस्तों, और इसकी जानकारी महात्मा गांधी को भी होती है और ये जो है अपने निकट सहयोगी श्री मणिलाल कोठारी है, इसके माध्यम से राजपूताना के अंग्रेज प्रशासक और सैनिक बल का प्रयोग करने के लिए जो रक्तपात की जो नीति अपनाई थी उसको न करने का अनुरोध भी करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये एक हत्याकांड है, आपको ये याद रखना है। किससे संबंधित है, ये भी भील आंदोलन से ही संबंधित है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं। भविष्य पत्रिका राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी को घटना की जांच सौंपी जाती है। बाद में इसकी जांच किसको सौंपी गई, इनको सौंपी जाती है दोस्तों। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, किसानों को बड़ी जो आदिवासी थे उनको बहुत ही बड़ी हानि होती है, क्योंकि दोनों गांव जलकर भस्म हो चुके थे, अनेक आदिवासी मर गए थे, अग्निकांड में जान माल की भी हानि हुई थी। किसान जो आदिवासी भील जो थे वो घर बार, अनाज, पशु, घास सब कुछ खत्म हो चुका था और वो एक प्रकार से दर दर के भिखारी हो चुके थे। तो उनकी जो जांच करने के लिए राम नारायण चौधरी को
वहाँ पर भेजा जाता है। फिर उसके बाद में अगला जो कांड आता है इम्पोर्टेंट है, वो है नीमड़ा कांड। दोस्तों ये कब हुआ, तो विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में लाग बाग बेट बेगार के विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। दोस्तों इसमें हजारों की संख्या में भील आते हैं, बहुत सारे भील यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जिसमें से देखिएगा मोतीलाल तेजावत और अन्य सहायक सदस्य भी इसमें उपस्थित थे। रियासती अधिकारी जो थे, इन्होंने भीलों के जो नेता थे उनको सुलह समझौते के नाम पर उलझाए रखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दूसरी ओर पुलिस और सेना को भी भेजा, जिन्होंने निहत्थी जनता पर मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाई। अब देखिए हुआ क्या, ये जो सम्मेलन हो रहा था तो इसके अंदर ये हुआ कि एक तरफ तो जो रियासती अधिकारी थे, जो भीलों के बड़े नेता थे, उनको उलझाए रखा कि हमारी बात चल रही है, वहीं दूसरी ओर जो है पुलिस और सेना के द्वारा निहत्थी जनता के ऊपर मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां भी चलवाई गई थी। दोस्तों और ये कहा जाता है इसमें 1200 भील जो हैं वो घटनास्थल पर ही मारे गए थे। तेजावत के भी पैर में गोली लगी। दोस्तों इसके बाद में उन्हें काफ़ी समय तक भूमिगत होकर के रहना पड़ा। भील जो थे वो तेजावत को उठा करके किसी गुप्त स्थान पर ले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में सिरोही और ईडर राज्य जो थे मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के लिए इनामों की घोषणा भी करते हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आती हैं। दोस्तों अंत में 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस के द्वारा तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मेवाड़ सरकार को सौंप दिया जाता है। दोस्तों और उन पर एक राजद्रोह का मुकदमा चलता है और उन्हें 10 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। उनका मुकदमा जो है मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि यदि तेजावत जो है राज्य के विरुद्ध कोई कार्य न करने का एक आश्वासन दे दे तो फिर उन्हें जेल में बंद रखा जाए। जब तक आश्वासन न दे उन्हें जेल में बंद रखा जाए। लेकिन तेजावत जो है इस प्रकार के किसी भी आश्वासन को देने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। दोस्तों ये काफ़ी समय तक चलते रहते हैं और वे ये मानते हैं कि उन्होंने जब राज्य के विरुद्ध कोई कार्य किया ही नहीं है तो वो फिर ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो भीलों के लिए सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहे हैं। अंत में गांधी जी के सहयोगी मणिलाल कोठारी के काफ़ी समझाने बुझाने पर तेजावत जो है 16 अप्रैल 1936 को लिखित आश्वासन देते हैं कि वो मेवाड़ राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे और मेवाड़ राज्य की अनुमति के बिना मेवाड़ राज्य से बाहर भी नहीं जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में सरकार जो है उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखती है। दोस्तों 22 अप्रैल 1936 को ये रिहा हो जाते हैं। 23 अप्रैल 1936 को जो है मोतीलाल को रिहा कर दिया जाता है। कब किया गया दोस्तों? 23 अप्रैल को। 16 अप्रैल को वो देखिए लिखित आश्वासन देते हैं। 23 अप्रैल 1936 को मोतीलाल को जो है तेजावत को रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के बाद भीलों की स्थिति सुधारने के लिए ये एक संघ की स्थापना करते हैं जिसका नाम है बनवासी संघ। ये आपको याद रखना है, बनवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है, उसके दौरान इनको पुनः फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। 1945 में इन्हें छोड़ा जरूर गया, लेकिन उदयपुर से बाहर जाने पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 5 दिसंबर 1963 को इनका निधन हो जाता है। ये जो पाबंदी इनके ऊपर लगाई गई थी वो बाद में भी चलती रहती है। दोस्तों अब हम भील आंदोलन के बाद में आते हैं मीणा आंदोलन के ऊपर। मीणा आंदोलन, मीणा भी एक बहुत बड़ी जनजाति है और देखिए मीणा जो हुआ करते थे वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे और एक प्रकार से सैनिक हुआ करते थे। हम ऐसा कह सकते हैं कि मीणा एक ऐसा समाज था जिसके भाग्य ने ऐसे इस प्रकार से पलटा खाया कि वो शासक जाति से जनजाति के रूप में जानी शुरू हो गई। दोस्तों पहले ये शासक ही हुआ करते थे। इसमें देखिए खोगंग, मांची, गेटोर, जोटवाड़ा, आमेर, भंडारेज आदि जो स्थान है यहाँ पर मीणाओं का शासन हुआ करता था, जिसे कछवाहा वंश के दुल्हे राव के द्वारा छीन लिया जाता है। अब ये शासक होने के स्थान पर क्या हो गए दोस्तों? मीणा जो लोग थे वो शासित हो जाते हैं और ये 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक हुए जमींदार मीणा और एक हुए चौकीदार मीणा, और यही उनके लिए समस्या भी होती है। दोस्तों देखिए यहाँ ये समझ लेना है कि जमींदार मीणा कौन थे और चौकीदार मीणा कौन थे। जमींदार मीणा को वो थे जिन्हें जमीन देकर संतुष्ट किया गया, वो जमीन पर खेती करने का काम करते थे। लेकिन चौकीदार को चौकीदारी का काम सौंपा गया जिसके बदले में वो गांव से चौथ वसूली कर सकते थे, और यही इसकी समस्या का थोड़ा सा बड़ा कारण आता है। क्योंकि इसके बाद में जो हुआ कि कोई भी डकैती या चोरी होती
तो उसके लिए चौकीदार मीणाओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता। कुछ भी कहीं पर भी कोई चोरी हो गई, डाका पड़ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? चौकीदार मीणा की ही है। और उसको ही अपने जो जितना नुकसान हुआ है वो उसकी पूर्ति उसी को करनी पड़ती थी। अब वो किस प्रकार से करेगा? तो इसलिए वो चोरी और डकैती उसने खुद ने भी करनी शुरू कर दी। देखिए, जब चौकीदार मीणाओं को चौकीदारी का काम सौंपा गया, यही उनके लिए समस्या बनी, क्योंकि कोई मान लीजिए चोरी या डकैती होती तो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और इसलिए उन्हें उस दंड की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी जिसे वो चोरी और डकैती के रूप में करते थे। अब इससे हुआ ये कि मीणाओं में अपराध प्रवृत्ति थोड़ी सी बढ़ने लगी, काफ़ी बढ़ी, और इसीलिए 1924 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम एक्ट पारित किया। इसके अंतर्गत क्या हुआ? मीणा को जराइम पेशा मान करके प्रत्येक मीणा परिवार के 12 वर्ष की आयु से ऊपर के कोई भी स्त्री पुरुष था तो उससे निकटवर्ती जो पुलिस थाना था उसके अंदर नाम उसका लिखा होता था, उसको दैनिक रूप से अटेंडेंस वहां पर देनी पड़ती थी। जराइम पेशा कानून, इनके अंदर जो आंदोलन हुआ वो इस जराइम पेशा के लिए ही होता है दोस्तों। तो बिलों की समस्याएं अलग थी, यहाँ पर इनकी समस्याएं अलग है, थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिएगा। ये जो जराइम पेशा है जिसके लिए हाजिरी देना और ये जो सारी चीज़ें थी इसके लिए इनका आंदोलन होता है। मीणा लोग जो है इसका विरोध करते हैं। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने नीम का थाना में मीणों का एक महासम्मेलन बुलवाया। बड़ा एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में मीणा सुधार समिति की भी स्थापना होती है दोस्तों। यहाँ ये जान लेना है कि इस समिति के जो अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा थे, मंत्री राजेंद्र कुमार और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झारवाल को बनाया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार से इनका कार्यक्रम जो है आगे से आगे चल रहा था। ये जो समिति थी इसने 3 सूत्री मांग रखी। सबसे पहले कि मीणा समाज में जो बुराइयां हैं हमें इनको दूर करना होगा, जैसे जराइम पेशा और दादरसी जैसे कानून रद्द करवाने के लिए आंदोलन चलाएंगे और चौथ प्रथा को जो है वो समाप्त कर देना चाहिए। इस समिति ने 1945 में राज्यव्यापी आंदोलन करने का डिसीजन लिया। सरकार ने समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। यही कार्य होता है, आप समझ पा रहे होंगे। जब भी कोई आंदोलन होता है तो पहले जो नेता होते हैं उनको बंदी बना लिया जाता है ताकि आगे न फैले, लेकिन मीणाओं में आक्रोश फैल जाता है। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा की गई थी। इसमें क्रिमिनल कानून की निंदा की जाती है और पिछड़ों के मसीहा ठक्कर बापा के द्वारा भी जयपुर राज्य से इसे खत्म करने की मांग की जाती है कि ये जो जराइम पेशा कानून है इसको खत्म करना चाहिए दोस्तों। जयपुर राज्य इसको थोड़ा सुनता भी है और 3 जुलाई 1946 को एक कानून पास करके मीणाओं को जराइम पेशा के अंतर्गत समीप के थाने में हाजिरी देने से मुक्त कर देता है। एक प्रकार से बड़ी जीत यहाँ पर कह सकते हैं इन लोगों की। और सरकारी निर्णय पर विचार करने के लिए 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में एक सम्मेलन होता है जिसमें 26,000 मीणा लोग जो हैं वो भाग लेते हैं और स्वेच्छा से ही चौकीदार के काम को ये अपना त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इस चौकीदारी का अंत होता है। जयपुर रियासत इसके बदले क्या करती है दोस्तों? देखिएगा, मीणाओं की जमीन को छीन लेती है। 28 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद में अंततः जाकर के 1952 के अंदर मीणाओं पर लगे हुए सारे प्रतिबंध हैं जो हटाए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना लंबा संघर्ष इन लोगों को करना पड़ा था दोस्तों। इस प्रकार से मीणा जाति की एक महान विजय मानी जाती है और उनका श्रेय जो हम देंगे किसी एक व्यक्ति को न देकर के सामूहिक आंदोलन और प्रयासों को ही कहते हैं, जिसके तहत 1952 में ये रद्द हो गया था दोस्तों। 1952 तक लगभग सभी रियासतों में जराइम पेशा कानून को खत्म कर दिया गया और इस प्रकार से यह आंदोलन भी समाप्त हो जाता है और हमारी क्लास भी समाप्त हो जाती है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो रीड का पूरा सिलेबस आपको केवल यहीं पर मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।